हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में आपको कौन कौन से पेपर और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है आपका कोर्स कोड ECO 301 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1, यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है आर्थिक विकास और वृद्धि, यानी कि आर्थिक वृद्धि और विकास भाग 1, और इसका जो क्रेडिट है 3 है, यानी कि श्रेय जो है 3 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें टॉपिक्स देखते हैं आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक्स है आपका मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट गैप, GDP GNM, पर कैपिटा इनकम, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पे दोस्तों आपको जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक वृद्धि होती है और विकास होता है वो कैसे होता है, यानी कि उसको किस प्रकार से हम मापते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है या आर्थिक विकास हो रही है, उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद अलग अलग तरीके के विकास यानी कि अलग अलग विकास मॉडल, जैसे डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की अवधारणा, यानी कि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं अवधारणा है इसमें आपको पढ़ना है। तो हिंदी आपकी बात की जाए तो हिंदी है आपका आर्थिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं माप, विकास और विकास अंतर को मापना, GDP के बारे में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस प्रकार GNP प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास और स्थिरता क्या है, सतत विकास की अवधारणा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था आपका पहला टॉपिक। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडाइसेस, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गरीबी और असमानता की जो अवधारणा है उसको आपको देना है, लॉरेंस वक्र, मानव विकास की गिनी गुणांक का अवधारणा देना है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताना है, जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताना है कि जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार से निर्धारित होती है और उसमें जो है कौन कौन से देश जो है किस किस स्थान पे हैं, भूख सूचकांक क्या होता है और प्रसन्नता सूचकांक क्या होता है। ये सारे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं, यानी कि मानव के विकास के डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि को दिखाते हैं कि मानव कितना आगे गया है। इसमें अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं, यानी कि ये सूचकांक होते हैं जिसमें कि एक सूची निकाली जाती है और उसमें बताया जाता है जैसे कि कोई भी देश कितना भूखा रहता है, कौन सा देश ज़्यादा भूखा है, कौन सा देश कम है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रसन्न है और कौन सा कम है। इसी प्रकार की एक लिस्ट निकलती है जिसी को जो है इंडेक्स कहते हैं, यानी कि सूचकांक कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, पॉपुलेशन एज लिमिट टू ग्रोथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ विद रेफरेंस टू इंडिया, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट फेलियर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, जनसांख्यिकी संक्रमण होता है, उसके बारे में आपको उसका सिद्धांत आपको पढ़ना है। जनसंख्या विकास की सीमा के रूप में, यानी कि पॉपुलेशन एज लिमिट टू ग्रोथ के रूप में, समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, विद रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, बाजार की विफलता और सरकार की विफलता, खाद्य सुरक्षा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, लिंग और विकास क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको पढ़ना है, एड एंड फाइनेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, FDI एंड FII, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यहाँ पे कहा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको पढ़ना है, एड एंड फाइनेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि विकासशील देश के विकास में सहायता एवं वित्त क्या है, यानी कि कोई भी विकासशील देश है जो भी विकसित नहीं हुआ है, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सहायता एवं वित्त क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और वहाँ पे जो है आपको उस विकासशील देश का नाम समझ लीजिए भारत है, यानी कि भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है कि भारत एक विकासशील देश है और इसके विकास में सहायता एवं वित्त क्या क्या है।
FDI के बारे में आपको पढ़ना है कि FDI क्या है, और FII यानी कि FII क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि विकसित देशों में विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, यानी कि जो विकासशील देशों के विकास को बढ़ावा देती हैं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और वो भी भारत के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। यानी कि विकासशील देशों के विकास को बढ़ावा देने में, यानी कि जो विकासशील देश है यानी कि जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, उसके विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसके का क्या योगदान है, और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, वो भी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि इंडिया के विशेष संदर्भ में, यानी कि इंडिया के बारे में ही समझिए आपको पढ़ना है। तो यह था आपका 4th पॉइंट, और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पेपर खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा पेपर, जिसका कि कोर्स कोड है ECO 302, और कोर्स का टाइटल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2, आर्थिक वृद्धि और विकास भाग 2, और क्रेडिट है इसका 2। दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है आपके BA 5th सेमेस्टर में, तो हो सकता है आपका ये जो कोर्स कोड ECO 301 है और ECO 301 और 302 दोनों का एक ही पेपर करा दिया जाए, एक ही पेपर में दोनों को क्वेश्चन डाल के करा दिया जाए, और हो सकता है इसको अलग अलग करा जाए, क्योंकि आपके पास लगभग 6 या 7 पेपर हो जाएंगे अगर अलग अलग पेपर होते हैं। तो हो सकता है आपका फर्स्ट और सेकंड का एक पेपर हो, और फिर इसके आगे जो आ रहे हैं पेपर्स उसमें भी फर्स्ट और सेकंड हैं, तो हो सकता है उन दोनों को मिला के एक एक पेपर बना दी जाए। तो इससे जो है आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, तो इससे कंफ्यूज ना हो, इससे जो है आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जब पेपर बनेगा तो आपको मालूम रहेगा कि ये दो जो है पेपर हैं वो एक में आएंगे, और ये दो जो पेपर हैं कोर्स कोड के वो एक में आएंगे। तो यहाँ पे जो है हो सकता है ये दूसरा पेपर बने, इसलिए इसका कोर्स कोड 302 है, इसलिए इसको मान लेते हैं दूसरा पेपर बन सकता है। लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि ये दूसरा पेपर ना होके पार्ट B बन सकता है, एक पेपर का पार्ट 1 और पार्ट B बन सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 पढ़ना है आपको, यानी कि आर्थिक वृद्धि और विकास भाग 2। भाग 2 है यानी कि एक में भी आ सकता है, यानी कि एक ही पेपर में भाग 1 और भाग 2 करके भी डाला जा सकता है, और क्रेडिट जो इसका है 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी कि विकास और अविकसितता, यानी कि विकसित और अविकसितता के बारे में आपको पढ़ना है कि कोई विकसित हो चुका है और कोई अविकसित है। एन ओवरव्यू यानी कि एक अवलोकन आपको करना है, कि एक अवलोकन करना है, जानना है कि अविकसितता और विकसितता क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अविकसितता की विशेषताएँ और व्याख्या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सर्कुलर कॉजेशन, ड्यूलिज्म, सोशल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको पढ़ना है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी का दुष्चक्र, सर्कुलर कॉजेशन यानी कि वृत्ताकार कारण, ड्यूलिज्म सोशल यानी कि दैत्यवाद, सामाजिक दैत्यवाद कहिए या दैत्यवाद सामाजिक कहिए, टेक्नोलॉजिकल फाइनेंस यानी कि सामाजिक तकनीकी वित्तीय, यानी कि तकनीकी जो है तकनीकी कहिए, और फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय कहिए, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनात्मक, मॉडल ऑफ डुअल इकोनॉमी यानी कि दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, लुईस रॉनिस, फी जॉर्गेनसन, अविकसितता के निर्भरता सिद्धांत, यानी कि इन लोगों के जो है अविकसितता के निर्भरता के कुछ सिद्धांत होंगे, लुईस रॉनिस फी का और जॉर्गेनसन का, ये सारे आपको चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, एम्बॉडीड एंड डिसएम्बॉडीड टेक्निकल प्रोसेस, नेचुरल टेक्निकल प्रोग्रेस, हिक्स, हैरोड, सोलो, कैल्डोर, मिररलेस टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, एरो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है शास्त्रीय विकास सिद्धांत यानी कि क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी क्या है, और आर्थिक विकास का जो है हैरोल्ड और डोमर मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तकनीकी प्रगति की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस आपको पढ़ना है। एम्बॉडीड एंड डिसएम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस यानी कि सन्निहित और असंबद्ध तकनीकी प्रगति आपको पढ़ना है। तटस्थ तकनीकी प्रगति आपको पढ़ना है, यानी कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस पढ़ना है, जिसमें कि हिक्स, हैरोल्ड, सोलो, कैल्डोर, मिररलेस तकनीक प्रगति जो है प्रगति फंक्शन जो है आपको पढ़ना है। एरोज लर्निंग बाय डू यानी कि एरो द्वारा सीखना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये कोई टेक्निकल टर्म है लेकिन इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन नहीं मिला, तो इसलिए एरो द्वारा सीखना इसको आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है आपका एंडोजेनियस ग्रोथ थ्योरी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, रोल ऑफ लर्निंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफॉर्मेशन पैराडिग्म, स्टिग्लिट्ज,
यानी कि इसको हिंदी में एक बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अंतर विकास का सिद्धांत यानी कि इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी कि बौद्धिक पूंजी, रोल ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की भूमिका, एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि शिक्षा और अनुसंधान, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास में क्रॉस कंट्री विविधता की व्याख्या, सूचना प्रतिमान और स्टिलिक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है आपका रोसेंटिन रोडान थ्योरी ऑफ बिग पुश, यानी कि रोसेंटिन रोडन का बिग पुश सिद्धांत आपको पढ़ना है। आगे चले तो नेल्सन लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, यानी कि नेल्सन का लेवल संतुलन जाल आपको पढ़ना है। बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि संतुलित बनाम असंतुलित विकास के बारे में आपको पढ़ना है। रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि रोस्टो के विकास के चरण के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाता है खत्म। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ या अगले पेपर की तरफ, क्योंकि ये जो पेपर है यहाँ से जो है नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो जो है पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, अब यहाँ से एक नई चीज़ का पार्ट 1 चालू होने जा रहा है। तो यहाँ पे आपका है कोर्स कोड ECO 303 और इसका कोर्स टाइटल है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पार्ट 1। पाठ्यक्रम का शीर्षक पर्यावरण अर्थशास्त्र भाग 1 क्रेडिट 3 यानी कि श्रेय 3 है इसका। इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपका टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन की इन्वायरमेंटल इशू एंड प्रॉब्लम, इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, परेटो ऑप्टिमलिटी एंड मार्केट फेलियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलीज, प्रॉपर्टी राइट एंड अदर अप्रोचेज। एक्सटर्नलिटीज़ है यहाँ पे जो है। अगर आप इसकी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएं जो है आपको पढ़ना है। इन समस्याओं के बारे में सोचने का आर्थिक तरीका क्या है इसको आपको जानना है। अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, पेरेटो इष्टमत्ता और बाध्यताओं की उपस्थिति में बाजार की विफलता क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। संपत्ति के अधिकार और अनिर्दिष्टिकोण के बारे में जो है आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ है आपका अगला पॉइंट जिसमें कि टॉपिक्स दिए गए हैं द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी, यानी कि पर्यावरण नीति का डिजाइन और कार्यान्वयन जो है किस प्रकार से होगा इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओवरव्यू यानी कि अवलोकन, यानी कि एक तरह से पूरी चीज़ का एक ही बार जो है देखने का प्रयास करना। पिगोवियन टैक्सेस और अपशिष्ट शुल्क के बारे में आपको पढ़ना है कि पिगोवियन जो है टैक्स है और अपशिष्ट शुल्क है ये क्या है। ट्रेडेबल परमिट यानी कि व्यापार योग्य परमिट क्या है इसको आपको जानना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ इन इंडिया एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि भारत में पर्यावरण नीतियों का कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। ट्रांस बाउंड्री यानी कि सीमा पार इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं। इकोनॉमिक ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र। ये सारी चीज़ जो है आपको पॉइंट नंबर 2 में पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं तो इसका पॉइंट नंबर 3 है जिसमें कि टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड एंड एप्लीकेशंस, वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मेजरमेंट मेथड्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, हिंदी में बात करें तो इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड एंड एप्लीकेशंस, यानी कि पर्यावरणीय मूल्यांकन के तरीके और उपयोग क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करना है कि वो सही है या नहीं है। सिद्धांत और उसके व्यवहार के बारे में आपको पढ़ना है। मेजरमेंट मेथड्स यानी कि माप के तरीकों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि पर्यावरण नीतियों और विनिमयों का लागत लाभ विश्लेषण जो है करना है आपको। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट मेजरिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडियन एक्सपीरियंस, यानी कि सतत विकास क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अवधारणाएँ क्या हैं इसकी, माप किस प्रकार से किया जाता है सतत विकास का, और भारतीय अनुभव से दृष्टिकोण क्या है इसका। तो इस प्रकार से होता है ये जो है पेपर ख़त्म। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों कई पेपर हैं इकोनॉमिक्स में, तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका हो सकता है कि 2 पार्ट का पेपर एक में हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कोर्स कोड जो है वो है ECO 304 और कोर्स का टाइटल जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पार्ट 2। तो हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही पेपर में शामिल करके आपका एक पेपर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 6 पेपर हैं। तो 6 पेपर तो होंगे नहीं, इकोनॉमिक्स के केवल 3 पेपर होते हैं BA में ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपका 3 पेपर भी हो सकता है और 6 पेपर भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी जैसा डिसाइड करेगी वैसा ही होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं क्लियर होता है, लास्ट में जब एडमिट कार्ड आते हैं तो भी क्लियर होता है। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट है आपका 2, तो लास्ट तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से और टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे है द थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक बैड्स, मार्केट फेलियर एंड पिगोवियन सॉल्यूशन, पिगोवियन टैक्स, कोज थ्योरम एंड प्रॉपर्टी राइट, इको लेबलिंग,
इको इफिशियंसी। इसमें अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है बाह्यता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सकारात्मक एवं नकारात्मक बाह्यता क्या होती है, सार्वजनिक माल क्या होता है, निजी माल या निजी सामान क्या होता है, सार्वजनिक बुराइयाँ क्या होती हैं, बाजार की विफलता और पिवैगियन समाधान क्या होता है, पिवैगियन कर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोसे का प्रमेय और संपत्ति अधिकार क्या है, इसको पढ़ना है। इको लेबलिंग और इको दक्षता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों ने देख लिया ये टॉपिक। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सोशल लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, यानी कि विकास मॉडल की सामाजिक सीमाएं क्या हैं। ग्रीन अकाउंटिंग यानी कि हरित लेखांकन क्या है, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन यानी कि पर्यावरणीय मूल्यांकन क्या है, मीनिंग नीड फॉर इन्वायरमेंटल एवल्यूएशन यानी कि पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन यानी कि पर्यावरणीय मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से हैं, डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ यानी कि पर्यावरणीय मूल्यों, पर्यावरणीय क्षति और उसके मूल्यांकन को मापने में कठिनाई क्या है, इन्वायरमेंट डैमेज एंड इट्स वैल्यूएशन यानी कि ये पूरा एक ही में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इट्स वैल्यूएशन यानी कि पर्यावरणीय मूल्यों, पर्यावरणीय क्षति और उसके मूल्यांकन को मापने में कठिनाई क्या क्या आती हैं, ये आपको देखना है। तो क्या क्या कठिनाई, किस किस में कठिनाई आती है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को मापने में, इन्वायरमेंटल डैमेज को मापने में और इसके वैल्यूएशन को मापने में जो जो कठिनाई आती हैं उसको इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द इन्वायरमेंटल यानी कि भारतीय संविधान और पर्यावरण किस प्रकार से संबंधित हैं और भारतीय संविधान और पर्यावरण का क्या संबंध है, उसमें कौन कौन से प्रावधान है इन्वायरमेंटल के लिए यानी कि पर्यावरण को लेकर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट यानी कि पर्यावरण प्रबंधन अर्थ और अवधारणा यानी कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको पढ़ना है। एंड गोल्स यानी कि और उद्देश्य क्या है, ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं क्या हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण का प्रभाव आकलन क्या है, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका असेसमेंट यानी कि आकलन करना है आपको। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी कि पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डायलेमा ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड प्रैक्टिकल यानी कि पर्यावरणीय नैतिकता और व्यवहारिक समस्याओं की दुविधा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगला है आपका पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल यानी कि पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल नहीं, ये पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट है यानी कि जनसंख्या और पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेड एंड इन्वायरमेंट इन द WTO रिजीम यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में व्यापार और पर्यावरण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ों की बात की जा रही है। जलवायु परिवर्तन में आपको क्या क्या देखना है, अर्थ और संकल्पना क्या है जलवायु परिवर्तन का, ओजोन रिक्तीकरण क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लेजिस्लेशन यानी कि भारतीय पर्यावरण संबंधी मुद्दे और विधान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रोल ऑफ जुडिशरी इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका आपको पढ़ना है कि क्या है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए न्यायपालिका क्या क्या कर सकता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, एंड लेजिस्लेशन और कानून क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है ECO 305। ये जो है एक पेपर हो सकता है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए एक पेपर है। तो ये है ECO 305 और इसका जो कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट 1 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भाग 1। और इसके लिए जो आपको क्रेडिट मिलेगा यानी कि श्रेय मिलेगा वो मिलेगा 3। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है नीड, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अर्ली ट्रेड थ्योरी, मर्केंटिलिज्म, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, अपॉर्चुनिटीज़, कॉस्ट अप्रोच, टर्म्स ऑफ ट्रेड, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, मिल रेसिप्रोकल, डिमांड एनालिसिस यानी कि आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है और इसका दायरा कितना बड़ा है, ये आपको पढ़ना है। आगे चल के आपको पढ़ना है अर्ली ट्रेड थ्योरी
यानी कि प्रारंभिक व्यापार सिद्धांत क्या है, व्यापारिकता क्या है, व्यापार के शास्त्रीय सिद्धांत जिसमें कि एडम स्मिथ के सिद्धांत, डेविड रिकार्डो के सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। अवसर लागत दृष्टिकोण क्या होता है, व्यापार की शर्तें, अर्थ और अवधारणाएं, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक, मिल का पारस्परिक मांग विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे टॉपिक को। तो यहाँ पे है आपका हेक्सर ओहेलिन थ्योरम, द लियोनटिफ पैराडॉक्स, पोस्ट हेक्सर ओहेलिन थ्योरीज ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, द क्रूगमैन मॉडल, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफेक्ट, एक्सपोर्ट पेसिमिज्म, इमर्सिंग ग्रोथ, गेन फ्रॉम ट्रेड, मीनिंग एंड टाइप्स, फैक्टर डिटरमाइनिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि हेक्सर ओहेलिन थ्योरम क्या है, यानी कि हेक्सर ओहेलिन प्रमेय क्या है, द लियोनटिक पैराडॉक्स क्या है, पोस्ट हेक्सर ओहेलिन व्यापार के सिद्धांत, तकनीकी अंतर मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्रूगमैन मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकास का प्रभाव, उत्पादन और उपभोग प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, निर्यात निराशावाद, असंबद्धता विकास, व्यापार से लाभ, अर्थ और प्रकार, व्यापार से लाभ निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं, ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड, आर्गूमेंट फॉर द अगेंस्ट फ्री ट्रेड, मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आर्गूमेंट फॉर प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट, प्रोटेक्शन एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, टैरिफ्स, मीनिंग टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर, मीनिंग क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, क्वांटिटिव restriction, quota, meaning, objective, types and effect of import quotas। यानी कि आपको इसके हिंदी की बात करें तो कहा जा रहा है कि फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन यानी कि मुक्त व्यापार और संरक्षण। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है, मुक्त व्यापार के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है, संरक्षण का अर्थ क्या है, संरक्षण के लिए तर्क, आर्थिक और गैर आर्थिक तर्क क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, संरक्षण और कम विकसित देश के बारे में आपको पढ़ना है, टैरिफ के बारे में पढ़ना है जिसमें टैरिफ का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और इसके प्रभाव क्या है, गैर टैरिफ बाधाएं क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार से इसका करेंगे, प्रकार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, मात्रात्मक प्रतिबंध क्या है, ये पढ़ना है, कोटा यानी कि कोई भी कोटा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, आयात कोटा का अर्थ आपको जानना है, उद्देश्य जानना है, प्रकार जानना है और इसका प्रभाव जानना है। तो कोटा का जो है आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक ख़त्म होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपका थ्योरीज एंड फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग इसका क्या है, बेनिफिट क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र एकीकरण के सिद्धांत और रूप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है जिसका कि अर्थ और लाभ, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम यूनियन, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है कि आर्थिक एकीकरण के रूप में सीमा संघ शुल्क, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, कस्टम यूनियन यानी कि सीमा शुल्क, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ कस्टम यूनियन, यानी कि उत्पादन और उपयोग प्रभाव क्या है कस्टम यूनियन पर, सीमा शुल्क संघ पर, ये आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ कस्टम, यानी कि सीमा शुल्क संघ के गठन में शामिल समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें कि साफ्टा के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रिक्स क्या है और इब्सा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये पेपर आपका ख़त्म हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है कोर्स कोड ECO 306 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट 2। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का भाग 2 है और इसका क्रेडिट जो है 2 है। यहाँ पे ये BB को आप ध्यान मत दीजिएगा, ये मिस टाइपिंग हुआ है, तो ये कुछ नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन खाते क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसकी अवधारणा क्या है, भुगतान संतुलन क्या होता है और विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन, यानी कि स्वायत्त और समायोजित लेन देन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ BOP डिस्क्विलिब्रियम, यानी कि BOP संतुलन की अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिस्क्विलिब्रियम है। BOP सेटलमेंट एंड BOP एडजस्टमेंट, यानी कि BOP निपटान और BOP समायोजन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
आगे चलें तो इसमें दिया गया है कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन के समायोजन तंत्र क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एडजस्टमेंट थ्रू वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय में बदलाव के माध्यम से समायोजन दरें। डीवैल्यूएशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अवमूल्यन और भुगतान संतुलन समायोजन। द इलास्टिसिटी अप्रोच, यानी कि लोच दृष्टिकोण। मार्शल लर्नर कंडीशन, यानी कि मार्शल और लर्नर की कंडीशन जो है, स्थिति जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला है आपका फॉरेन एक्सचेंज मीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विदेशी मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थ और उपकरण क्या है इसका, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि विनिमय दर निर्धारण। मिंट पर पैरिटी थ्योरी, यानी कि न्यूनता समता सिद्धांत आपको पढ़ना है। परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हैजिंग, यानी कि हैजिंग क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है, यानी कि विदेशी मुद्रा दर नीति क्या है। फिक्स्ड, यानी कि निश्चित, यानी कि विदेशी मुद्रा दर नीति जो है निश्चित क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि लचीली और एकाधिक विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाते और पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता के बारे में पढ़ना है। मूव टूवर्ड्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता की ओर कदम। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि वैश्विक वित्तीय घाटा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, GATT, GATT, WTO, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, WTO एंड इंडिया, UNCTAD, यानी कि UNCTAD, नॉर्थ साउथ ट्रेड डायलॉग, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन, FDI, यानी कि यहाँ पे जो है ये सारे जो संस्थान हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है कि IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ADB क्या है, GATT क्या है, WTO ट्रिप्स एंड ट्रिम्स क्या है, WTO और इंडिया क्या है, यानी कि WTO और भारत क्या है, UNCTAD क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रेड, यानी कि उत्तर दक्षिणी व्यापार वार्ता क्या है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, और FDI क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है ये पेपर जो है आपका ख़त्म होता है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है एक क्वालिफिकेशन कोर्स की तरह जो है आपको एक समझ लीजिए प्रोजेक्ट की तरह से आपको दिया जाएगा एक पेपर, जो कि है कोर्स कोड ECO 307। इसका जो टाइटल है वो है एलिमेंट्री स्टैटिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो है स्टैटिक्स के बेस्ड पे जो है एक प्रोजेक्ट है, यानी कि प्राथमिक सांख्यिकी आधारित एक परियोजना है जिसका कि क्रेडिट 3 है। तो इसको भी आपको करना है। तो इसमें देखते हैं आपको क्या क्या करना है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स की बुनियादी व अवधारणाओं का परिचय, यानी कि सांख्यिकी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको परिचय पढ़ना है। पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या क्या होती है। सैंपल, यानी कि नमूना क्या होता है। पैरामीटर, यानी कि कोई किसी भी चीज़ का मापने के जो एक नज़रिया होता है, एक दिशा होता है किसी भी चीज़ को मापने का, उसे पैरामीटर कहते हैं। डाटा मीनिंग एंड टाइप्स, यानी कि अर्थ और प्रकार इसके। क्वेश्चनेनियर, यानी कि प्रश्नावली क्या होती है। शेड्यूल एंड इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची क्या होती है। मीनिंग, कंसेप्ट और टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। आवृत्ति वितरण क्या होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि संचयी आवृत्ति। ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा का ग्राफिकी और आरेखीय प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसको आपको करना है। तो ये सारे जो है आपके प्रोजेक्ट के काम है, प्रोजेक्ट में आपको करना है। तो ये जो है इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी कुछ वीडियोज़ भी आपको आगे चैनल पर मिलेंगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको देखनी है कि किस प्रकार से आप करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मीन्स, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, यानी कि माध्य बहुलक, ज्यामिति माध्य और हार्मोनिक माध्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट इन ब्रीफ, यानी कि अर्थ, अवधारणा, गुण और माप के तरीके संक्षेप में आपको पढ़ना है, ज़्यादा जो है डीप में नहीं जाना है। आगे चले तो आपको पढ़ना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि फैलाव का माप आपको पढ़ना है। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि रेंज आपको पढ़ना है। माध्य विचलन, मानक विचलन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि भिन्नता का गुणांक। इसके बाद आपको पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन, स्कीवनेस एंड कोर्टोसिस। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट इन ब्रीफ, यानी कि आपको पढ़ना है कि तिरछापन और कोर्टोसिस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है,
अवधारणा क्या होता है, गुण और माप के तरीके क्या होते हैं, संक्षेप में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आपको पढ़ना है कि कोरिलेशन क्या होता है, यानी कि सहसंबंध क्या होता है, मीनिंग, इसमें मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है यानी कि अर्थ और अवधारणा क्या होता है, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रकार और गुण क्या होता है, मेथड ऑफ रिग्रेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट यानी कि प्रतिगमन के तरीके क्या होते हैं, अर्थ और अवधारणा क्या होता है प्रतिगमन का, लिस्ट स्क्वायर मेथड यानी कि न्यूनतम वर्ग विधि क्या होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि प्रतिगमन गुणांक की व्याख्या क्या होती है, इसको पढ़ना है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग यानी कि नमूनाकरण का अर्थ क्या होता है, अवधारणा का क्या होता है और प्रकार क्या होते हैं, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना और परिकल्पना के मीनिंग यानी कि अर्थ और अवधारणा क्या होती है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना का परीक्षण अगर आप कर रहे हैं या परिकल्पना कर रहे हैं तो उसका अर्थ और अवधारणा क्या होता है। आगे बढ़ें तो आगे आपका टॉपिक जो है वो है टाइम सीरीज, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स यानी कि समय श्रृंखला, अर्थ एवं घटक, डिटर्मिनेशन ऑफ रेगुलर यानी कि नियमित प्रवृत्ति जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ट्रेंड एंड सीजनल इंडाइसेस यानी कि प्रवृत्ति एवं मौसमी का निर्धारण, सूचकांक क्या होता है, इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक संख्या, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि अवधारणा और सूचकांक संख्याओं का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव यानी कि मूल्य सापेक्ष और मात्रा सापेक्ष, वैल्यू रिलेटिव एंड स्पेशल पर्पज इन ब्रीफ यानी कि मूल्य सापेक्ष और विशेष प्रयोजन संक्षेप में आपको पढ़ना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, मूल्य सूचकांक क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि होलसेल का जो प्राइस है यानी कि संपूर्ण बिक्री मूल्य सूचकांक जो है WPI उसके बारे में आपको पढ़ना है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स यानी कि सूचकांक संख्याओं के निर्माण के तरीके, इंडेक्स नंबर्स, अनवेटेज एंड वेटेज इंडाइसेस यानी कि आभारित और भारित सूचकांक जो है आपको संक्षेप में पढ़ना है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फार्मूले इन ब्रीफ यानी कि सूचनात्मक संख्या सूत्रों की पर्याप्तता का परीक्षण जो है आपको संक्षेप में जो है करना है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी भारी भरकम इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर का सिलेबस जो है ख़त्म होता है और इसमें आपको हो सकता है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपको, इसमें हो सकता है आपको दो पेपर जो हैं, एक पेपर में आपको खंड क या पार्ट 1 और पार्ट बी करके दिए जाएं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतने ज़्यादा पेपर होंगे, और होते भी हैं तो आपको देना ही है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपको हो सकता है दो पेपर का किया जाए या फिर आपसे ये अलग अलग पेपर ही लिए जाएँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक काफ़ी डीप सब्जेक्ट है जिसमें कि करियर बनाना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छे पदों पे इसमें आगे चल के आपको नौकरियां मिलती हैं, अच्छे पदों पे जाते हैं आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको इकोनॉमिकल स्किल जो होती है आपको बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए ये ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं तो कभी भी इसको लेकर डिमोटिवेट फील ना करें, बल्कि ये सोचें कि मैं और लोगों से कितना ज़्यादा जानकारी पाऊँगा। चूँकि टाइम कम होता है, ज़्यादा चीज़ें करनी है आज के समय में, तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से देख के इस पूरे सिलेबस को जो है आप पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको तैयारी, आपकी पढ़ाई में जो है ये कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू एडिशन करेगा, और इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे नंबर जो है अपने एग्ज़ाम में लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।